हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी अपनी लास्ट मिनट प्रिपरेशन सीरीज़, जिसमें कि हम फॉर्मूले कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि लास्ट मिनट में आपको चीज़ें याद रहें कि क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे रिलेवेंट क्वेश्चन हैं। लेवल ऑलमोस्ट इतना या इससे नीचे रहेगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि समय के साथ भी आपको लड़ना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम में, है ना। चलिए तो शुरू कर रहे हैं हम। आज जो अपना कवर करेंगे टॉपिक वो होगा टू डायमेंशन मोशन, साथ में प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन को भी आज कवर करेंगे, जिसमें हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा प्रेफरेंस पर रखेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आसान आते हैं और श्योरली आते हैं। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। पहले ये अपने पास एक फॉर्मूला चार्ट है मोशन इन प्लेन का। कुछ वेक्टर स्केलर की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब आपको पता होंगे आई थिंक, है ना। ये हम बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ चुके होते हैं पहले ही। रिजल्टेंट निकालने का तरीका रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा टेन अल्फा, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। चलिए, ये मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। वेलोसिटी, एक्सलरेशन एंड इक्वेशन, ये सब हमने इसमें मेंशन करी हुई है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये मेरे पास कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि मोशन इन प्लेन के ही फॉर्मूले हैं। इन सब फॉर्मूले से भी हम फेमिलियर हैं। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तो उसका एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो फॉर्मूले मेरे पास है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा ओवर जी। ये मेरे पास टाइम ऑफ एक्सेंट होगा। फिर टाइम ऑफ डिसेंट भी यू साइन थीटा ओवर जी होता है। टोटल टाइम क्या होता है, टू यू साइन थीटा ओवर जी, है ना, हमको पता है। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला मेरे पास होगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। इनके बिना तो काम चलेगा नहीं, ये सब हम जानते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला जो कि है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, वो है मेरे पास एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन। उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक स्लाइड में। देखिए, अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो क्विकली हम इसको रिवाइज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर आपको ऑलरेडी इसके बेसिक पता है तो आप इसके भी कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। प्रोजेक्टाइल का मतलब होगा मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, किसी तरीके का और फोर्स नहीं है ग्रेविटेशनल के अलावा। जी इसमें डाउनवर्ड लग रहा होगा, हम जानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर टेंजेंट लिया गया है। ये अपने पास एक कर्व है जो कि एक्स वर्सेस वाई के बीच में है। यही एक्चुअल में पाथ है किसी भी एक प्रोजेक्टाइल का। मान लीजिए मैं एक पत्थर को फेंक रहा हूं, तो हम जानते हैं कि वो पैराबोलिक पाथ को ही ट्रेस करेगा। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो पैराबोला होता है, और उसका इक्वेशन भी पैराबोलिक होना चाहिए। इनिशियल एंगल को मैं थीटा ले रहा हूं, इसके साथ इसको मैं कहता हूं कि इसका रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज, एच आर कह लो इसको या तो, और ये इसका एच मैक्स है जो कि इसका मैक्सिमम हाइट है। प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ भी नहीं है, सिंपली हम एक्स मोशन और वाई मोशन को अलग अलग पढ़ सकते हैं, और उसको लिंक करने का काम हमेशा टाइम करेगा। टी से हम उसको लिंक करते हैं। हम एक्स मोशन अलग बनाएंगे, वाई मोशन अलग बनाएंगे। इस्तेमाल इक्वेशन ऑफ मोशन का ही करते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है ना। चलिए, अपने पास वेलोसिटी u ये है, तो ये u cos थीटा कहलाता है, और ये u साइन थीटा कहलाएगा। हम जानते हैं कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर किसी तरीके का वेलोसिटी में अंतर नहीं आएगा। पूरी जर्नी में वेलोसिटी यहाँ पर u cos थीटा ही बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ वर्टिकल वेलोसिटी की, तो ये चेंज हो जाएगी। मान लीजिए मैंने इसको v लिया है किसी पॉइंट पर, तो जो v होगा ये g से इंपैक्ट करेगा। हम जानते हैं कि अगर मुझे v चाहिए किसी भी इंस्टेंट पर, मान लीजिए, तो लिखा जाएगा u साइन थीटा। बेसिकली मैं लिख रहा हूं वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो उसको मैं लिख रहा हूं यू माइनस जी टी, क्योंकि यहाँ पर एक्सलेरेशन जो है वो माइनस जी है। कई बार फिर से स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि वेलोसिटी और एक्सलेरेशन में कहीं माइनस कहीं पॉजिटिव। कंफ्यूजन नहीं करना है। जब जब वेलोसिटी और एक्सलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब वो नेट इफेक्ट को घटाना चाहेंगे, तो वहां पर माइनस साइन आपको फॉर्मूले में दिखेगा ही दिखेगा। कॉन्सेप्चुअली भी आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वी वाई इसका इक्वेशन मैं लगा रहा हूं यहाँ पर, तो यू वाई यहाँ पर यू साइन थीटा है, और माइनस में जी और टी है, तो किसी टी टाइम पर उसका जो वेलोसिटी होगा वो ये होगा, और मतलब ये वाई वेलोसिटी इसके पास है, और जो एक्स होगा वो यू कॉस थीटा होगा, जो कि चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मैं किसी भी टी इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी वाई में और एक्स में निकाल सकता हूं। और अगर मुझे किसी भी टी टाइम के बाद वो स्पीड पूछेगा, तो स्पीड का मतलब होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अर्थात रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सिंपली मुझे ये करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहें कि इस प्रोजेक्टाइल में किसी तरीके का एयर ड्रैग नहीं लिया गया है, मतलब
कि फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नहीं है अभी जो हवा इसको रोक रही होगी, तो हम जानते हैं कि किसी भी सेम वर्टिकल हाइट के लिए हमारे पास दो पोजीशन होंगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी है अगर वो v है तो यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा, वो सेम v होगा। क्या चीज ठीक है? जितना वेलोसिटी यहाँ पर किसी भी हाइट पर सेम हाइट अगर मैं ले लूं, मतलब ये h सेम ले लिया मैंने, तो ऊपर जाते हुए जो वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड वेलोसिटी भी सेम होगी। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, स्पीड सेम रहेगा, डायरेक्शन अभी अपवर्ड है अभी डाउनवर्ड है। ये h मैक्स है, इससे पहले टाइम ऑफ एक्सेंट, ये टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों के दोनों टाइम सेम होते हैं कितना, u sin थीटा ओवर g। ये हम जानते हैं, बेसिक से बातें हो गई। देखिए इसके अलावा कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअली मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कभी उसने ऐसा दे दिया कि फ्रिक्शन भी है, मतलब एयर ड्रैग को उसने बोला कि नहीं एयर ड्रैग भी आपको लेना है क्वेश्चन में, तो तब क्या अंतर आएगा टाइम के ऊपर, अगर आपको ये पूछ लिया। या फिर जो एंगल, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जिस एंगल से आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं ये सेम उसी एंगल से भी हॉरिजॉन्टल यहाँ पर गिरेगा, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा वेलोसिटी के साथ। क्या चीज ठीक है? तो जिससे लॉन्च करेंगे वही वेलोसिटी यहाँ मिलेगी, एंगल भी सेम मिलेगा। अगर एयर ड्रैग आ जाएगा तो अगर ये थीटा इनिशियल है और ये थीटा फाइनल है, तो ध्यान रखिएगा कि थीटा इनिशियल ज्यादा होगा थीटा फाइनल से। इसका कोई प्रूफ या कोई चीज मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपको दिमाग में याद रखना है। इस बार आई थिंक गेट में ये क्वेश्चन बना था जहां पर उसने एंगल का वेरिएशन पूछ लिया था। अगर हम कहें कि टाइम का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब टाइम ऑफ एक्सेंट या टाइम ऑफ डिसेंट में कौन सा टाइम बड़ा होगा, तो अगर टाइम ऑफ एक्सेंट मतलब यहां से यहां चढ़ने का टाइम t1 है और यहां से यहां उतरने का टाइम अगर t2 है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि t2 मोशन आराम से हो रहा होगा, t2 में टाइम ज्यादा लगेगा। यहां पर मोशन आराम से होगा। देखिए इक्वेशन अगर किसी को जानना हो, मतलब अगर कोई इसको थोड़ा सा इनडेप्थ करे, तो हम जानते हैं कि जब मोशन ऊपर होगा ड्रैग फोर्स हमेशा वेलोसिटी को अपोज करता है, इसका मतलब g लगेगा डाउनवर्ड हमेशा। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ड्रैग भी नीचे लगेगा, मतलब g नीचे होगा और ड्रैग भी नीचे होगा। जब ऑब्जेक्ट नीचे उतर रहा होगा तो g नीचे होगा ग्रेविटी का, पर ड्रैग उस टाइम पर ऊपर होगा। क्या चीज आप देख पा रहे हैं? तो इसका मतलब यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन इसका बढ़ जाएगा, पर यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन g माइनस ड्रैग फोर्स होगा। इसका मतलब यहाँ पर मोशन थोड़ा स्लो होगा, अर्थात टाइम t2 ज्यादा लगेगा टाइम t1 से, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा टाइम ऑफ एक्सेंट से। इनकेस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जब एयर ड्रैग का कॉन्सेप्ट आएगा, तो हम इस तरीके से इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ऑल्दो इसके जो फॉर्मूला या डेरिवेशन है कि कैसे निकलता है वो भी आसान है, पर टाइम वेस्ट अभी नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हमें कुछ और बातें अगर पता होनी चाहिए, तो एक फॉर्मूला ये होना चाहिए पता, जो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। y इक्वल्स टू क्या कहा था अभी, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले का एक प्रारूप ये भी होता है कि x tan थीटा 1 माइनस एक्स ओवर आर, जहां पर r आपकी रेंज होगी। रेंज मतलब कहां से फेंका और कहां पर गया, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज ठीक है? तो ये आपके पास y वर्सेस x इक्वेशन है। कभी भी अगर प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट आपको दिख गए कि 4,3 2, ये, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो इससे आपका आंसर निकालना चाह रहा होगा इसकी इक्वेशन की हेल्प करके। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वर्सेस वाई है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, पैराबोला भी दिखा रहा है। चलिए इसके अलावा एक चीज आपको और जो पता होनी चाहिए, वो ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास कि जो रेंज होता है वो 4h मैक्स और थीटा होता है। ये फॉर्मूला भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन छोटा सा कॉन्सेप्चुअल बन सकता है कि रेंज बराबर 4h कॉट थीटा, जहां पर h क्या है मेरे पास, मैक्सिमम हाइट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल में अगर थोड़ा सा भी उसने ट्रिकी बनाना चाहा, तो प्रोजेक्टाइल हम किसी टावर से किसी एंगल पर ले सकते हैं, प्रोजेक्टाइल किसी इंक्लाइन पर ले सकते हैं, पर उतना लेवल का हमारे पास नहीं पूछता है टाइम, क्योंकि वो ज्यादा खपत करता है। सिंपली इसके लिए तैयार रहिएगा कि अगर उसने कहा कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट और वो भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, तो उसने u से इसको रिलीज किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल में वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब जो ux है वो तो u है, परंतु जो uy है वो 0 है। इस बात का ध्यान रखें। जो एक्सेलरेशन होगा x में वो अभी भी 0 होगा, क्योंकि कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, बस वेलोसिटी प्रेजेंट है। परंतु जो एक्सेलरेशन y में है वो अभी भी -g ही रहेगा। क्या चीज ठीक है? अब अगर क्योंकि हम यहां से मोशन को मान सकते हैं, तो मैं इसको अगर रेफरेंस सेट कर दूं अपना, तो मैं नीचे की जो जितनी भी मेरी मेजरमेंट होंगी उनको मैं पॉजिटिव बोल सकता हूं। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं -h ना बोल करके +h बोल दूं, तो उस केस में मैं एक्सेलरेशन को प्लस बोलूंगा। ये हमने जब अपनी क्लासेस ली होंगी रेगुलर, तो उसमें अच्छे से बताया होगा कि आप अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट को चुन सकते हैं जो भी कन्वीनियंट है। अभी क्योंकि जितने मोशन है सब नीचे हो रहे होंगे, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, h भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव। इससे चाहिए कि मैं नेगेटिव को पॉजिटिव मान लूं, मतलब डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लूं, आपके सारी वैल्यूज अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर? अगर किसी भी पॉइंट पर ये पूछ ले तो मोशन इस तरीके का हो रहा होगा, ये हम जानते हैं। किसी भी पॉइंट t
टी पर जो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो अपने पास क्या होगा, जो वी वाई होगा वो हो जाएगा यू वाई प्लस जी टी, क्योंकि डाउनवर्ड अभी मैंने पॉजिटिव लिया है तो यू वाई तो जीरो है मेरे पास, इसका मतलब वी वाई की वैल्यू होगी सिंपली जी टी, कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनचेंज रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जब तक एक्सेलरेशन नहीं है तब तक वेलोसिटी को कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका मतलब इस टाइम टी पर जो वी एक्स है वो यू के बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो किसी भी जनरल टाइम टी पर आप इसका स्पीड निकाल सकते हैं जो कि रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर मुझे पूछे कि कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो टाइम को मैं जानता हूँ कि जो टाइम होता है मेरे पास वो रूट टू एच बाई जी होता है, टाइम टी मेरे पास रूट टू एच बाई जी होता है। ये फॉर्मूला हमने कब पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि जब वर्टिकल में फ्री फॉल हो, मतलब वर्टिकल में कोई वेलोसिटी ना हो, बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी हो, वर्टिकल वेलोसिटी के पास जीरो है, तो मतलब अगर मैं एक्स मोशन को ना रखूं दिमाग में, सिर्फ वाई मोशन को लेकर चलूं, तो मतलब ये बॉल जो है वाई में सिर्फ ड्रॉप की गई है और एक्स में आगे फेंकी गई है, उसका रिजल्टेंट भले ही पैराबोला है पर वर्टिकल में अभी भी ये इतना ही टाइम लेगा नीचे गिरने के लिए, क्योंकि वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वहां से इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब टाइम इतना लगेगा और रेंज कितना कवर करेगा। रेंज के लिए सिंपल बात ये होती है कि कितने टाइम तक ये हवा में था और कौन सी वेलोसिटी है जो इसको आगे फेंक रही थी, तो इसको u वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है, आगे फेंक रही थी, तो इसका मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो जो डिस्टेंस या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका होगा यहाँ से यहाँ तक का, जो रेंज में बोल रहा हूँ इसे मैं रेंज बोल देता हूँ, वो रेंज का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, u मल्टीप्लाई बाई टी, या फिर u और t का वैल्यू लिया है मैंने रूट टू एच बाई जी, ठीक है ना। तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला है। मैक्सिमम चीज़ें मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाए, ताकि बाद में जो है दिमाग में खिचड़ी में पक जाए फॉर्मूले की कि क्या था कैसे करना था, ठीक है। आगे बढ़े, इतना एनालिसिस आई थिंक काफ़ी है, बाकी हम क्वेश्चन में देख लेंगे। चलिए उठाते हैं इसका पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने वेक्टर का पहले लिया है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए जो कि आपको गिवन है अलोंग द वेक्टर आई प्लस जे, मेरे पास एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट मुझे निकालना है आई प्लस जे के अलोंग। हम जानते हैं कि कंपोनेंट का मतलब होता है प्रोजेक्शन, बेसिकली इस वाले वेक्टर का, अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है और आई प्लस जे ये वाला वेक्टर है, तो इसका कौन सा प्रोजेक्शन है जो कि इसके अलोंग आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, जब भी आपको कंपोनेंट निकालना होगा इसका मतलब होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, मतलब ए का कंपोनेंट अलोंग बी कैप, है ना। तो बी कैप निकाल लेंगे, सपोज करो कि बी कैप मेरे पास आई प्लस जे है, तो बी कैप क्या हो जाएगा अपने पास, बी कैप का वैल्यू हो जाएगा बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात हो गई, है ना। आगे बढ़ते हैं, बी वेक्टर क्या है अपने पास आई प्लस जे, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो रूट अंडर टू हो जाएगा ना, तो ये रूट अंडर टू हो जाएगा। क्या चीज ठीक है। अब मुझे बस ए डॉट बी कैप करना है, तो ए मेरे पास है टू आई प्लस थ्री जे, और बी मेरे पास क्या है डॉट में आई प्लस जे, और यहाँ पर है अपॉन में रूट टू, ये तो कॉमन है, तो आई की आई से मल्टीप्लाई करूंगा, जे की जे से करूंगा, सिंपली ऐड कर दूंगा क्योंकि वो तो स्केलर दे रखा है मेरे पास। चलिए तो करते हैं फिर, फटाफट बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। मेरा आंसर आ रहा है टू प्लस थ्री अपॉन में रूट टू, इसका मतलब फाइव बाई रूट टू मेरा आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए में फाइव बाई रूट टू आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। सिंपल सा कोई कॉन्सेप्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये रिकमेंडेड आप लोगों के लिए कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने पास कॉपी पेन रखें। क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप लोग अपने आप से देखें कि क्या कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है। आपको अगर बन रहे हैं क्वेश्चन तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, अन्यथा आप अभी कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, A 120 meter long train is moving in a direction with a speed of 20 मीटर पर सेकंड। ये रिकमेंडेड है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ें फर्स्ट राउंड में तो उस टाइम पर ही उसका जो डायग्राम इमेजिनेशन साथ साथ करते रहें, ताकि बार बार आपको लैंग्वेज ना पढ़नी पड़े, है ना। एक्सट्रैक्ट कर दिया करो डाटा को पहले ही। चलें, उसने कहा कि एक लॉन्ग ट्रेन है 120 मीटर की, ठीक है, और वो कहीं जा रही है विद 20 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अ ट्रेन बी इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब 30 मीटर पर सेकंड से एक अपोजिट ट्रेन इधर को आ रही होगी और उसकी लेंथ दे रखी है 130 मीटर। ओके, तो मुझसे पूछता है कि कितना टाइम लगेगा क्रॉसेस द फर्स्ट ट्रेन इन टाइम, मतलब इन दो को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ये ट्रेन दे रखी है 130 मीटर की आई थिंक, और इसका रफ्तार दे रखा है मुझे इस तरफ 30 मीटर पर सेकंड। हम ये बात जानते हैं कि जब भी दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है तो उनका जो नेट स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। क्या हमें जानते हैं, मतलब अगर दो बाइक वाले अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो रफ्तार ज्यादा अपेयर होगी,
और अगर मुझे सेम डायरेक्शन में ओवरटेक करना है तो रफ्तार कम लगती है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है, हमने कई बार एक्सप्लेन किया है पहले भी। चलें, तो अगर इसने कहा कि ट्रेन इसने इसको क्रॉस करना है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने इसको रोक दिया। जब ये 130 मीटर आगे बढ़ जाएगी तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पे 10 मीटर छूट जाएगा, 130 ये हो जाएगा। परंतु इसको अगर 120 ये और चल जाए, अगर ये 120 और चल जाए तो इसका ये एंड जो है वो इसके स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। मान लो, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं आपको, छोटा सा, इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत बार बार नहीं होनी चाहिए। अगर इस वाली ट्रेन ने इसको क्रॉस करना है और तुमने इसको रोका हुआ मान लिया, तो इसका मतलब इसका ये वाला एंड जो है यहां से पार निकल जाना चाहिए। इसका मतलब इस ट्रेन ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इतनी वाली डिस्टेंस, और ये है कितनी, 120 प्लस 130, क्योंकि ये ट्रेन का हेड है, ये हेड है। तो मतलब वो जब 150 मीटर ये वाली ट्रेन चल जाएगी तो इसको पूरी तरह से क्रॉस कर लेगी। रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, एक को रोक देते हैं और उसके पास जो भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा उसको दूसरे में ऐड कर देते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको घुमा करके इसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब इसके पास जो नेट स्पीड हो जाएगी वो 30 प्लस 20 की हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? नहीं। हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी में एक को रोक देंगे, उसके पास जो भी है उसको अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे वाले में जो मूव कर रहा है उसमें ऐड कर देंगे। अब ये वही काम करेगा, मतलब ये 2 बॉडी से 1 बॉडी में चेंज हो चुका है। ठीक है ना, क्विक क्लियर कैप करने के लिए। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसने डी बराबर 150 मीटर चलना है, और किस रफ्तार से चलना है, वी बराबर 50 मीटर से चलना है, 250, ओके, 250 एंड 50 से चलना है। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 250 अपॉन में 50 कितना हो रहा है, 5 सेकंड, है ना। तो क्या ऑप्शन में 5 सेकंड है? अगर है तो ठीक, नहीं तो ए बी सी डी 6 सेकंड। 6 तो नहीं आंसर कहीं, 130 और ये 25, ऑप्शन में 5 सेकंड है नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, 5 सेकंड। ठीक है, क्लियरली 120 प्लस 130 कितना हुआ, 250। वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 दे रखी है, 30 दे रखी है, तो 50। तो टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जो 100-250 बटे 50, इसका मतलब 5 सेकंड। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ पीस ऑफ मार्बल इज प्रोजेक्टेड, ओके, फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड लेटर इट जस्ट क्लियर अ वॉल ऑफ 5 मीटर हाइट, ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब ये ग्राउंड मैंने बना दिया, यहां से आप एक बॉल को लॉन्च कर रहे हो, एक पीस को लॉन्च कर रहे हो मार्बल के, और किसी एंगल थीटा के साथ, और रफ्तार है 50 मीटर पर सेकंड, ओके। आफ्टर 2 सेकंड इसने क्या किया, एक वॉल को क्लियर किया जिसकी हाइट है 5 मीटर। अच्छा, कितनी है, हाँ 5 मीटर, तो 5 मीटर इसकी हाइट है, और टाइम टी लगा इसको 2 सेकंड क्लियर करने में। तो हो सकता है कि इस तरीके से मोशन कर रहा हो, इस तरीके से और इस तरीके से, हो ना। इसने कोई गारंटी नहीं दी मुझे अभी, इसने मुझे अभी कोई गारंटी नहीं दी है कि ये जो 5 मीटर है ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हाइट है ना। गलती से भी इसको एच मैक्स सोचने की गलती मत कर लेना, हमको नहीं पता कि ये मैक्सिमम हाइट पर है कि नहीं है, तो मैंने रैंडमली किसी पॉइंट पर मान लिया, एच मैक्स कहीं यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया। तो इसने मुझसे पूछा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा इसका। देखिए, बॉल को उसने लॉन्च किया, मैं इसको सिर्फ वर्टिकल मोशन में तोड़ रहा हूं, तो v का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। इसने कहा कि h बराबर 5 मीटर है, तो मतलब मैं h बराबर 5 मीटर ले सकता हूं। यहां पर सिंपली मुझे ये निकालना है कि जब h बराबर 5 मीटर होगा तो उस टाइम पर क्या कंडीशन होगी इस वाले सिस्टम की। मतलब मैं सिर्फ y में मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ, देखते हैं किस तरीके से करूंगा मैं। देखिए, क्योंकि मेरे पास h दे रखा है कि 5 मीटर है, तो ये मैं कह सकता हूं कि s इक्वल्स टू, मतलब एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे टाइम गिवन है और मुझे यू वाई गिवन है, मेरे को एस वाई गिवन है, बस मुझे एंगल निकालना है जो कि 50 साइन थीटा होगा। यू वाई का वैल्यू क्या होगा, 50 साइन थीटा, टी का वैल्यू तो अपने को पता है कि 2 सेकंड है। तो सिंपली मतलब इस इक्वेशन से काम बन सकता है। मुझे खुद नहीं पता कि कौन सी इक्वेशन से काम बनेगा भाई, एज्यूम कर रहा हूं मैं। पहले मैंने प्लस टू यू प्लस एटी दिमाग में लगाया, मुझे लगा कि नहीं इससे नहीं बन रहा है क्योंकि एस दे रखा है उसमें। फिर मैंने वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s दिमाग में सोचा, परंतु उसको मैं तब लगाता जब मुझे पूछता 5 मीटर पे, और मुझे वेलोसिटी नहीं पूछा था, मुझे खाली डिस्प्लेसमेंट पता था। तो मतलब सेकंड इक्वेशन से काम बनेगा। आता किसी को भी नहीं, ये आपको इक्वेशन माइंड में कैलकुलेट मतलब इमेजिन करनी है कि कौन से में ये फिट बैठेगा। सिंपल सी बात है, हमारे पेपर में क्या है, डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, इसमें फॉर्मूला है, फिट करने का खेल है बस। ठीक है, और ये आपको 1 मिनट में करना है अपनी प्रैक्टिस से। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक भी जरूरी है। चलिए, तो कितना आंसर निकल के आ रहा है फिर, एस वाई का वैल्यू है मेरे पास 5 बराबर यू वाई कितना होगा, यू
साइन थीटा मतलब 50 साइन थीटा माइनस, अब देखिए माइनस क्यों रखा मैंने, क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है और जी नीचे लग रहा है, तो मतलब ये मोशन को अपोज कर रहा होगा, तो नेगेटिव साइन होना जरूरी है। और यहाँ पर टी का वैल्यू कितना लिया गया है, 2 सेकंड, तो पुट कर देता हूँ, माइनस हाफ, जी का वैल्यू कितना है 10, कुछ देर का क्या नहीं दिया था, तो 10 लेके चल रहा हूँ, और टी स्क्वायर का वैल्यू 2 × 2, तो 2 से 2 निकल रहा है अपने पास, ये 50 सॉल्व कर लीजिएगा, 5 और ये 20, तो इधर हो गया 25 बराबर कितना हो रहा है ये 100, और ये साइन थीटा कितना ही हो रहा है शायद, इसको कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, कितना आंसर आ रहा है, मेरा तो इतना आ रहा है, देखो 2 से 2 गया 20, 25, ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है कितना 1/4, इसका मतलब थीटा का वैल्यू आ रहा होगा साइन इनवर्स 1/4। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है इसमें, साइन इनवर्स 1/4 नहीं, कोई ऑप्शन में नहीं है। देखिए 45 कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, जब साइन थीटा 45 है, तो मतलब ये 1/√2 होना चाहिए था, यहाँ पर सॉरी, हाँ 1/√2, यहाँ पर 1/2 होना चाहिए था, यहाँ पर √3/2 होना चाहिए था, और मेरा आंसर तो 1/4 आ रहा है कि नहीं, तो श्योरली जो 1/4 होगा वो 130 से कम ही होगा, है ना, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर डी की जगह पर कोई और एंगल दिया होता, सपोज करो कि आंसर 15 डिग्री है, सपोज करो, तो आंसर 15 डिग्री सही हो जाता। उस टाइम आप ये मत सोचना कि भाई 15 डिग्री तो हमको आता ही नहीं है, कैसे होगा, हमको कई बार कंपेयर करना पड़ता है ऑप्शन से कि किस रेंज में आ रहा है। जब मुझे पता है कि 30 का वैल्यू 0.5 है, 1/2 है, तो 1/4 और छोटा है, तो मतलब एंगल 30 से भी कम का होगा, क्योंकि साइन जो है 0 से 90 तक बढ़ता रहेगा। अगर कॉस होता तो अपोजिट, क्योंकि कॉस 90 से, अरे कॉस 0 1 होता है तो 1 से गिरना शुरू करता है ना, पर साइन तो चढ़ता है 0 से, इसका मतलब वो तो लीनियरली बढ़ रहा होगा, मतलब लीनियरली तो नहीं बढ़ता पर फंक्शन में बढ़ता है। आगे बढ़ने, क्या ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर एक पार्टिकल को v रफ्तार से लॉन्च किया जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट के अबाउट बताना है एंगुलर मोमेंटम कब, व्हेन द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट h, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से h मैक्स पर चला चुका है, ये इसका h है, पार्टिकल यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली इसके पास एक वेलोसिटी ऊपर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टिकल h मैक्स पर है तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी है जो उसको ऊपर लेके जाता है, और अगर वो 0 है इसका मतलब अब वो और ऊपर नहीं जा रहा, अर्थात वो पहले ही अपनी h मैक्स पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो इस टाइम पर इसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी आगे को होगा जो कि u होगा, और वो कितना होगा अभी मेरे पास, वो मेरे पास हो जाएगा v cos 45, इसका मतलब v cos 45 इज v/√2 हो जाएगा ना। चलिए, तो ये मेरे पास v/√2 हो गया, h मेरे पास ये हो गया। अब मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r + p, या बेसिकली mvr, है ना, ये फॉर्मूला मेरे पास है। या फिर जो मैं mvr कर रहा हूं और मुझे इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, मुझे इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये जो वेलोसिटी है इसका पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन ऑफ एक्शन। हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पर इसको अगर मैं r परपेंडिकुलर बोल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट से मुझे निकालना है और जहां पर निकालना है, वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करते रहो और उसको बोलो लाइन ऑफ वेलोसिटी या फिर लाइन ऑफ एक्शन। वहां से लेकर के यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये तुम्हारा कहलाएगा आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, एल इक्वल्स टू इसका मास m है, v उस टाइम पर v/√2 है, और जो ये r परपेंडिकुलर है वो h के बराबर है, तो सिंपली ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है, सेम क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़े, क्या एंगुलर मोमेंटम से कई बार घबराने की बात ऐसे कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसमें भी। आपको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन बतानी पड़ती है, वेलोसिटी को एक्सटेंड करते रहो और जिस पॉइंट के अबाउट पूछा है वहां से डायरेक्ट उस लाइन पे परपेंडिकुलर खींच दो और mvr कर दो, सिंपल। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम में कुछ और है ही नहीं, अपने लेवल पर नहीं है, ठीक है, अनलेस वो रोटेशन में न चला जाए। नेक्स्ट देखते हैं आगे अपना, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अ बॉल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 meter. If tangential acceleration at an instant is 10 meter per second square and the net acceleration makes an angle of 30 degree with the centripetal acceleration, then the instantaneous speed. Okay, मेरे को v पूछा है कि v क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इस ट्रैक पर एक पार्टिकल घूम रहा है, इसके पास टेंजेंशियल एक्सलेरेशन a टेंजेंशियल कितना है 5, रेडियस इसका कितना दे रखा है मेरे को r है मेरे पास कितना 5 मीटर, और ये है मेरे पास
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ में जो इसका नेट एक्सेलरेशन है वो इधर होगा ए नेट, और अंदर को क्या होगा ए रेडियल, यही तो होगा मेरे पास, ऐसे होता है ना। चलिए वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा है इसमें, हेलो, ओके। चले, तो इसने कहा मुझे कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन? जो मेरे पास नेट एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल मतलब इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ए रेडियल के साथ। तो ये मुझसे पूछना चाह रहा है कि उस टाइम पर मतलब पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, उस टाइम पर v का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं कि जो f सेंट्रीपिटल होता है या फिर जो सेंट्रीपिटल होता है वो होगा v स्क्वायर बाई r, यही तो होगा। इसका मतलब अगर मुझे AC पता चल जाए, r मेरे पास है, तो v पता चल जाएगा। देखिए सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके पास कोई ना कोई नेट फोर्स होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। क्या चीज ठीक है? चलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर लगता है, हम जानते हैं। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दो एक्सेलरेशन होते हैं जो कि एक लीनियर एक्सेलरेशन एक ही कंपोनेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट या पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन ये जरूरी है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाए, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा, उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर रहा होगा। क्या चीज ठीक है? चलिए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या होती है? AT बराबर 0। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है या फिर उसका ओमेगा कांस्टेंट रहता है, दोनों एक ही बात हो गई। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती सर्कुलर मोशन में, क्योंकि लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही होती है। वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर इसका मैग्नीट्यूड अर्थात स्पीड कांस्टेंट होता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। यहां से वो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है स्टेटमेंट देकर के कि कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। चलिए, तो सिंपल सी बात है कि अपने पास अगर एक्सेलरेशन ए ये है तो ए टेंजेंशियल ये वाला मेरे पास होगा, और ए रेडियल मेरे पास कौन सा वाला है? ये ए रेडियल है, और यहाँ पर एंगल दे रखा है मेरे को 30 डिग्री का। इस वेक्टर को मैंने शिफ्ट किया और ये बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितना दे रखा है मुझे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू मुझे 10 गिवन है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है कि अगर ये 10 है तो ये कितना है। तो मैं जानता हूँ कि मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें तो खेल ट्रायंगल का हो गया ना। अगर तुम 10 थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर बेस में तुमको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा जब उसकी हॉरिजॉन्टल जो रेंज है और एच मैक्स है वो सेम है। एक रिलेशन हमने अभी पढ़ा था रेंज और एच मैक्स में, वो होता है आर इक्वल्स टू 4h मैक्स कॉट थीटा, यही था। उसने कहा कि आर और एच सेम है तो एंगल बताओ, तो मतलब आर और एच सेम है तो कट गया। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट में कोई आंसर नहीं है, सारे आंसर मुझे 10 में गिवन है। 1/cot का मतलब 10 होगा, इनवर्स होते हैं ना, तो इसका मतलब जो 10 थीटा होगा वो 4 होगा, यही तो होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी बी, थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4, है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, the string of a pendulum is horizontal, the mass of bob attached to it is m, now string is released, the tension in m at the lowest point। okay, अब हम थोड़ा सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़ चुके हैं। बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, उसके बाद इसके क्वेश्चन पर आएंगे कि किस तरीके से हमको ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक सर्कल है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल मेरे पास है जो कि इस मोशन में है, मान लीजिए, है ना, तो वो सर्कुलर मोशन का बेसिक सी बात है। अपने पास यहाँ पर ओमेगा होता है जो कि सेंटर पर होगा, स्पीड वगैरह इसी कुछ, है ना। ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ए टेंजेंशियल 0 होना चाहिए या फिर जो स्पीड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या चीज ठीक है? अच्छा, किसी भी सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, वो होता है v²/r, ये बात हम जानते हैं। वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको दिख रहा है या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्या ये कांस्टेंट होगा सर्कुलर मोशन में, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या ना। क्वेश्चन ये है कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, हाँ या ना। टाइम लीजिए, हाँ या ना। देखिए सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो वैल्यू तो सेम है, वैल्यू तो कांस्टेंट है, परंतु हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा। मतलब यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा। इसका मतलब डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ जरूर है पर वो चेंज हो रही है। इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि वो एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्या होगा? स्पीड। कांस्टेंट सिर्फ स्पीड होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। चलिए, या फिर ओमेगा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़े क्या।
देखिए, अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहां से एक रस्सी बांधी और यहाँ पर एक पार्टिकल या फिर बॉब यहाँ पर मैंने ऐसे एम मास का लटका रखा है, यहाँ पर हैंग करा हुआ है मैंने, ठीक है। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास एम जी, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। यहाँ पर जो डोरी आपको दिख रही है, ये जो आपको डोरी दिख रही होगी, इस पर टेंशन की वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से, मतलब टेंशन ऊपर लग रहा होगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में सिंपल सा बात ये होता है कि कोई और फोर्स होता है, रिजल्टेंट मिलकर के एम वी स्क्वायर के बराबर बाई आर के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन जो है वो नेट जो है वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। कभी टेंशन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर के है, कभी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर के है। मतलब जब भी कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जो भी नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। सेंटीपिटल फोर्स इन जनरल अपने आप से जनरेट नहीं हो रहा होगा, कोई और फोर्स है जो कि उसको बना रहा होगा, ये आप एज्यूम कर सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पर रहूं, तो इसका मतलब यहां पर नेट फोर्स जो टुवर्ड सेंटर दिख रहा है वो दिख रहा है टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा, और ये बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए, हमेशा सर्कुलर यही इक्वेशन लगेगी। जितने भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होंगे उनके लिए यही इक्वेशन लगेगी। इसमें एंगल थीटा मैंने बेस से माना है, वर्टिकल से माना है, यहां से माना है, ठीक है, ग्राउंड से, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके अलावा एक इक्वेशन में और भी इस्तेमाल कर सकता हूं, वो होगी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी कुछ v है और ये हाइट कुछ h चल चुका है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कुछ h ले लेता हूं मैं। तो मतलब यहाँ पर जो भी इसके पास वेलोसिटी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वो यहाँ पर वेलोसिटी हाफ एम, जो भी यहाँ पर वेलोसिटी है इसका स्क्वायर प्लस एम जी एच के बराबर होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन और ये जनरल इक्वेशन से सर्कुलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मुझे अभी इसको एनालिसिस क्या समझना नहीं है, सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देना है और उस पर ही मैं अभी रहूंगा, ठीक है। सुनो, अगर यहाँ पर बॉब एम है और उसको वेलोसिटी वी जा रही है और हमसे पूछेगा कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें ताकि ये इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले, तो उसके लिए सिंपल होगा कि मिनिमम वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आर जी, जहां पर आर क्या है, इसका रेडियस है। ये आपको याद होना चाहिए, पहली बात तो ये। इसका मतलब बॉटम पर, इसको मैं बॉटम लिख देता हूं यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। बॉटम पर अगर आपने √5 आर जी से ज्यादा या इसके बराबर वेलोसिटी दे दी, तो ये सर्कल में घूमता रहेगा। मिनिमम वेलोसिटी ये है। जब आप √5 आर जी दोगे तो उस केस में टॉप पर टेंशन की वैल्यू जस्ट जीरो हो जाएगी। कई बार, ठीक है, जस्ट जीरो हो जाएगी टेंशन की वैल्यू। क्लियर। चलिए, अगर मैं यहां पर देखूं कि वेलोसिटी में है, सपोज कीजिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 आर जी, कितनी दी है, या फिर इक्वल टू दी है मैंने √2 आर जी, ठीक है। तो उस टाइम पर ये पार्टिकल यहां से सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल तक जा पाएगा। क्या चीज, ठीक है, पार्टिकल सिर्फ हॉरिजॉन्टल तक जा पाएगा √2 आर जी देने पर, ठीक है। ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर √2 आर जी से कम वेलोसिटी दे दी तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट या तो यहां पहुंचेगा या फिर इससे पहले पहुंचेगा, इसका मतलब वो ऑसिलेशन शुरू कर देगा, ठीक है। कंडीशन ये हो गई ऑसिलेशन। अगर वेलोसिटी 2 आर जी से ज्यादा हो और √5 आर जी से कम हो, इसका मतलब ना उसने पूरा सर्कल किया ना उसने ऑसिलेशन किया, वो कहीं इसके और इसके बीच में गिर रहा है। तो मतलब पार्टिकल यूं जाएगा और यहां से यूं गिर जाएगा। क्या चीज, ठीक है, इसका मतलब वो कुछ प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा। क्या ये बताइए, आपको समझ में आ रही है। दो वेलोसिटी काम की है, √2 आर जी और √5 आर जी, जो कि बॉटम पर दी जा रही है। √5 आर जी में सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, √2 आर जी में सिर्फ और सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल हो पाएगा। इससे पहले वो ऑसिलेशन करेगा और इसके बीच में वो ऐसे करके गिर जाएगा, है ना। ये आप एग्जांपल कर सकते हैं, रस्सी को बांधे और यूं घुमा दें, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इससे ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट आएंगे क्वेश्चन में उसको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं क्या। चलिए, तो क्वेश्चन है मेरे पास अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इज हॉरिजॉन्टल। ओके, एक पेंडुलम है जिसकी हॉरिजॉन्टल है, मतलब बिल्कुल फ्लैट है ना। ओके, द बॉब ऑफ मास m, यहां पर एक बॉब लिया गया मास m का जिससे जुड़ा हुआ है। नाउ स्ट्रिंग, आपने इसको होल्ड किया था, अब छोड़ दिया, तो छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली ये यूं करके नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो ये जब बॉटम पर आ रखा है तो उस टाइम पर द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट इज, इस टाइम ये लोएस्ट पॉइंट पर है, उस टाइम इस पर टेंशन की वैल्यू क्या है, मुझे सिंपली ये जानना है। देखिए, जब वो लोएस्ट पॉइंट पर होगा उस टाइम टेंशन ऊपर को होगा, परंतु एम जी नीचे को होना चाहिए। इस टाइम पर सपोज करो कि वेलोसिटी v है, कितनी है, तो यहां पर जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, टेंशन अपवर्ड माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यही बात समझ में आई। यहां पर इक्वेशन बनेगी t माइनस एम जी कॉस थीटा, जो मैंने जस्ट पहले लिखी है,
पर क्योंकि इस टाइम पर एकदम वर्टिकल हो रखा है तो थीटा का वैल्यू कितना लिया जाएगा 0, cos 0 1 हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो t माइनस बराबर एम स्क्वायर बाई आर आएगा। जो मैंने जनरलाइज इक्वेशन ना वहीं से मैंने इसको बनाया है। क्लियर? चलिए, तो ये मेरे को समझ में आता है। अगर मुझे V निकल जाए, मेरे पास अगर V आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। V निकलेगा एनर्जी कंजर्वेशन के साथ, क्योंकि अभी ये H हाइट ऊपर है, या फिर एक काम करते हैं इसको R हाइट ऊपर मान लेते हैं। यहां से यहां तक मैं R ले रहा हूं रेडियस को, तो अभी जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो R पर ही होगा ना, क्लियरली, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है। तो इसका मतलब जब ये R पर होगा तो इसके पास होगा mgr पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बेस को यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, रेफरेंस मान रहा हूँ, रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चलता हूँ, तो mgr बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, मतलब यहाँ पर रफ्तार, क्योंकि जब वो यहाँ पर गिर चुका है तो इसने अपनी पूरी पोटेंशियल लॉस कर दी और टोटल पोटेंशियल को टोटल काइनेटिक में चेंज कर दिया। तो मतलब m से m कट रहा है और इस टाइम पर v इक्वल टू आ रहा है √2rg। इतना वेलोसिटी आ रहा है आपके पास। क्या चीज क्लियर हुई? तो इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, टेंशन मिल जाएगा। देखते हैं कितना टेंशन मिल रहा है। T इक्वल टू हो जाएगा m, v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2rg। देखिए v स्क्वायर 2rg अपॉन में r, और mg उधर चला जाएगा प्लस mg। ये r से r गया, कितना आ रहा है 2mg प्लस mg। इसका मतलब टेंशन विल बी 3mg। टेंशन विल बी 3mg, मतलब ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं इन द केस, तो टफ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। जिसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है वो इन क्वेश्चन को अंडर 1 मिनट कर सकता है। इनफैक्ट 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। हर वो क्वेश्चन बन सकता है जो कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है ना। और आपके लिए अच्छा है ना कि अगर क्वेश्चन पूछा तो ये तो इस लेवल का है, इससे कम लेवल का, तो हमारी तैयारी तो अच्छे लेवल पर चल रही है। अब अगर मैं इससे टफ उठा लूं तो कोई सेंस उसका नहीं बनता है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या दिखेगा आपका? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन था, खुद भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन मैंने और उठाया है, एज पर द गिवन फिगर टू कंप्लीट द सर्कुलर लूप व्हाट शुड बी द रेडियस। अच्छा, मुझे आर पूछा है, इसका मतलब यहां से देखिएगा, तो सपोज कीजिए ये रेडियस आर है, ये मुझे निकालनी है कि क्या होगी कब, जब ये पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। ये मुझसे पूछना चाह रहा है। देखिए, अगर इसने दिया है मुझे कि 5 मीटर ऊपर है, तो मतलब मुझे यहां पर इसकी वेलोसिटी पता है डायरेक्टली, है ना। ये मुझे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक्चुअल में जो इसका mgh है, जब वो नीचे पहुंच जाएगा तो अपना पूरा का पूरा mgh mv स्क्वायर को दे चुका होगा, हाफ mv स्क्वायर को दे चुका होगा। लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए, क्वेश्चन बड़ा करने के लिए ही बना रखा था। चलिए, तो देखते हैं कि जब यहां पर पार्टिकल पहुंच जाएगा, m मास का पार्टिकल, उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी। तो mgh बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। m से m कट रहा है, उस टाइम पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी √2g, और h का वैल्यू कितना है 5 है, तो उस टाइम पर इतनी वेलोसिटी होगी बॉटम पर। तो बॉटम पर वेलोसिटी इतनी है √10g। इसको मैं कर देता हूं 100 कर दूंगा, इसको 10 कर दूंगा डायरेक्टली। अरे जी का वैल्यू 10 पुट कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा 100, √100 मतलब 10 हो जाएगा। तो मतलब बॉटम पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? चलिए, अब इसने मुझसे पूछा कि कितना रेडियस होना चाहिए ताकि सर्कल को कंप्लीट कर ले, ताकि सर्कल को कंप्लीट कर ले। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहां पर जो है कंडीशन एकदम मिनिमम वाली है, लिमिट वाली कंडीशन है। तो हम जानते हैं कि बॉटम पर वेलोसिटी एटलीस्ट √5rg होनी चाहिए, √5rg होनी चाहिए सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी 10 है, ये √5rg के बराबर एटलीस्ट होनी चाहिए, या इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये इसके बराबर होती है तो टॉप पॉइंट पर नॉर्मल 0 हो जाएगा, परंतु फिर भी सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। और अगर इससे ज्यादा हो गई तो मतलब यहां पर नॉर्मल फिर 0 नहीं हुआ होगा। अभी मैं इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ इस पर स्टिक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी 10 है वो बराबर होनी चाहिए फॉर लिमिटिंग केस किसके, √5rg के। r मुझे निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 100 इक्वल्स टू 5rg हो जाएगा। तो अपना दिख रहा है आपको कि r बराबर 100 अपॉन में 50 हो चुका है, क्योंकि g का वैल्यू 10 है मेरे पास, तो r का वैल्यू कितना है 2 मीटर। अगर ऑप्शन ऐसा दिख रहा है तो ठीक, r का वैल्यू 2 मीटर, डी ऑप्शन, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है ना, कोई बड़ी बात इनमें भी नहीं है, बस एनर्जी कंजर्वेशन और सर्कुलर मोशन को कंबाइन किया गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये नहीं कि आप एग्जाम में देख करके घबरा रहे हैं, एटलीस्ट आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, आपने करे हैं, तो आपको वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मिलेगा। चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन इसकी थोड़ा सा आसान रहने वाले, और तैयारी
उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पार्टिकल इज केप्ट एट अ रेस्ट ऑफ अ टॉप, ओके। एक पार्टिकल मेरे पास है, इज केप्ट एट रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ स्फीयर। तो एक स्फीयर बना रहा हूं मैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के टॉप पर एक पार्टिकल रेस्ट पर है, तो टॉप बनाइए, यहाँ पर रेस्ट पर रखिए। इसका डायमीटर 42 है, इसका मतलब रेडियस 21 होगा। रेडियस कितना होगा इसका? 21 मीटर होगा, ठीक है। ये इसका रेडियस है सपोज, और ये 21 मीटर है, ठीक है। इसने कहा कि जब इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया है, मतलब हल्का सा इसको मूवमेंट दिया गया है, तो स्लाइटली इट स्लाइड डाउन, तो ये फिसलना शुरू करता है, मतलब फ्रिक्शनलेस है हर चीज। एट व्हाट हाइट h फ्रॉम द बॉटम द पार्टिकल विल लीव द स्फीयर, कि बॉटम से कितनी हाइट पर ये पार्टिकल इससे सरफेस को छोड़ देगा। हम ये जानते हैं, इमेजिनेशन कीजिए। इमेजिनेशन में अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा तो ये यूं फिसलेगा और अल्टीमेटली ऐसे गिर जाएगा नीचे, ये यूं चला जाएगा। ये इसके बाहर ऊपर रखा गया है ना, अर्थात ये इससे टेंजेंशियली निकल जाएगा, वेलोसिटी गेन करेगा और टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, पर नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल बार बने हैं, भले ही ये नहीं बना है, इससे थोड़ा आसान बना है, पर मैंने थोड़ा सा इसे घुमा के बनाया। देखिए ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल स्फीयर पर होता है और स्फीयर फ्रिक्शनलेस हो और टॉप से पार्टिकल छूटे, तो जिस एंगल पर वो छूटता है, सपोज कीजिए कि वो यहां पर छूट रहा है, तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। ये एंगल जो थीटा है ना, ये एंगल थीटा, इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर 2/3 होता है, या फिर थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3 होता है। ये क्वेश्चन आई थिंक यू सेट में पूछा गया था, या किसी प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है, यानी किसी पीजीटी एग्जाम में भी आ रखा है किसी स्टेट के, कि वो एंगल क्या हो जब ये छूट जाए। सिर्फ इतना पूछा उसने, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेवल अप कर दिया समझने के लिए। तो ये आर आपके पास है, उसने मुझसे पूछा कि किस डिस्टेंस पर फ्रॉम बॉटम ही गिरेगा। तो जो ये बॉटम यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहां से लेकर के ये तो आर हो गया, ये तो आर अपने पास है, साथ में ये डिस्टेंस पर गिर रहा है सपोज कीजिए, तो मतलब ये मुझे और चाहिए। तो अगर ये आर आपके पास है और ये हम जानते हैं कि अगर ये आर होगा तो ये कंपोनेंट बन जाएगा आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू 2/3 होता है जहां पर वो लीव करता है इस स्फीयर को। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर 2/3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर 2r/3 हो जाएगा ना। 2r/3 मतलब ये जो हाइट आपको दिख रही है ये 2r/3 है, प्लस इसमें अगर तुमने रेडियस जोड़ दी तो बॉटम से निकल जाएगी। टॉप से भी पूछ सकता है, अभी के लिए मैंने बॉटम पर किया है। टॉप से पूछेगा तो r माइनस 2r/3, अभी के लिए ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5r/3 विल बी योर करेक्ट आंसर। r का वैल्यू कितना है 21, तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 21/3, 7 हो गया 35 आंसर, 35 मीटर फ्रॉम बॉटम, का मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्या चीज ठीक है? कॉन्सेप्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में ये याद होना चाहिए, है ना। जितनी भी जनरलाइज चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो सब आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर चाहेगा आपको हर बेसिक पॉइंट पता हो, है ना। जिन भी स्टूडेंट को आप पढ़ाएं फ्यूचर में, आपको बेसिक बातें पता हो कि अच्छा ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट पजल ये नहीं करना है, सिंपल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पर स्टिक रहिएगा, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, यहां से चलना शुरू करता है, कोई साइकिल वाला है, एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है, OPRQ पर घूम रहा है एज शोन इन द फिगर। इसका रेडियस दे रखा है r बराबर 1 किलोमीटर। आपके एग्जाम में जिस टाइम आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डाटा को हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको मीटर चाहिए, किलोग्राम चाहिए, सेकंड चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अगर करंट हुआ तो एम्पियर में चाहिए, माइक्रो मिली में नहीं चलने वाला। टेम्परेचर हुआ तो केल्विन में चाहिए और नहीं चलने वाला, अनटिल अनलेस डिग्री सेल्सियस से बन जाता है इन जनरल, परंतु ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना। एम्पियर, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसके अलावा अगर कोई और यूनिट हुई तो उसको पहले इसमें चेंज कीजिएगा, यूनिट से कम धोखा मत खाइएगा एटलीस्ट, है ना, उसका ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर मतलब ये 1000 मीटर की बात करना चाह रहा है, जो भी इसका रेडियस है। ये कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब v बराबर 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट पॉइंट r इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इस r पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बन गया। इसने मुझसे पूछा कि स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अर्थात उसके पास कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेचीदा बन सकता था। अभी के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हुआ, इसका मतलब इसके पास नेट एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ रेडियल या सेंट्रीपिटल होगा, जो अलोंग सेंटर लग रहा होगा, वो AC लिखा जाएगा v²/r। इसका मतलब v² 10 × 10 अपॉन में r कितना है 1000 से कटा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आपका A विल बी करेक्ट, ठीक है।
कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन क्या है इसमें, कितने क्वेश्चन रह गए? दो क्वेश्चन रह गए आई थिंक। A heavy small size sphere of suspended, okay, is suspended by a string of length L. The sphere rotates uniformly horizontal circle string making angle theta with vertical. Okay, यहाँ पर सिंपली आपको कोनिकल पेंडुलम दिया गया है, एक बॉब है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको एक रस्सी से बांधा गया है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस में, है ना। इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से कर रहा होगा, देखिए ऐसा है ना ये, तो ये अपने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस तरीके से, ये बॉब मास m का है, इस तरीके से आप उसको घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। तो एंगल ये मान लीजिए कुछ एंगल थीटा आपके पास गिवन है। तो इसने मुझसे पूछा कि लेंथ l है स्ट्रिंग की, तो ये लेंथ l है स्ट्रिंग की, तो ये पूछता है कि टाइम पीरियड ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम, ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है, आपको याद होना ही चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम आपको याद होना ही चाहिए, क्या होगा आंसर? 2 पाई रूट, अरे बोलिए, हाँ साइन कॉस कुछ आएगा, जनरलाइज फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला डायरेक्ट, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। एल अपॉन जी तो होता है ना, पर हम कोनिकल की बात कर रहे हैं अभी, ये अपने पास जनरलाइज फॉर्मूला है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इतना बेसिक भी अगर आपको याद नहीं है तो मतलब आपको फॉर्मूले में गो थ्रू करना पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट आंसर इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन आंसर कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कोई सॉल्यूशन वाला। एक क्वेश्चन और है 12वां, अ साइक्लिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है जिस पर एक साइक्लिस्ट घूम रहा है ऑफ लेंथ 400 मीटर, ओके। तो मतलब इसका जो लेंथ दिया है आपको सर्कल का वो दिया है 400 मीटर। इसका मतलब जो 400 मीटर है ना, ये इसका सरकमफेरेंस है, मतलब वो 2 पाई आर है 400 मीटर, ठीक है। और 20 सेकंड में मूव कर रहा है, मतलब t इक्वल्स टू 20 सेकंड में ये 400 मीटर चक्कर काट लेता है, ठीक है। द एंगल थ्रू विच इट बेंड्स फ्रॉम वर्टिकल इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंसेस, ओके। इसका मतलब अगर उसको इस सर्कल पर घूमना है तो कितना एंगल होना चाहिए जिस पर वो घूमे ताकि वो सेफली घूम जाए। इसका मतलब यहाँ पर वो बैंकिंग वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपसे पूछना चाह रहा है, जहां पर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर बैंकिंग होती है, ये तो पूछना चाह रहा होगा आपसे। हम जानते हैं कि इन ऑर्डर द एंगल, ओके, हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होना चाहिए वो होना चाहिए रूट आर जी टेन थीटा। ये रिजल्ट डायरेक्ट आपको याद होगा भी कई लोगों को, अगर आपको याद नहीं है तो याद होना चाहिए। अगर कोई भी साइक्लिस्ट कहीं पर भी किसी सर्कुलर ट्रैक में या सर्कुलर आर्क में घूम रहा है तो ऑब्वियसली जो रोड होगी वो फ्लैट नहीं होगी, थोड़ा सा बेंड होगी। तो जो एंगल थीटा है वो यहाँ पर लिया गया 10 थीटा, तो उसका वेलोसिटी रूट आर जी 10 थीटा होना चाहिए ताकि वो सेफली घूम जाए। आपको इसमें एंगल थीटा पूछा गया है तो मतलब आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर कभी किसी रोड पर बैंकिंग नहीं हो रखी है पर फिर भी सर्कुलर में घूम रहा है और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, v इक्वल्स टू रूट म्यू आर जी। क्या चीज ठीक है, यहां पर 10 थीटा होगा फॉर बैंकिंग, और अगर बैंकिंग नहीं है सिर्फ फ्रिक्शन से काम चल रहा है तो रूट म्यू आर जी। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखिएगा, इन दोनों में से किसी पर भी क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल इस पर कॉन्सेप्ट पूछा गया है। देखिए, तो हम जानते हैं कि अगर टाइम इतना है और डिस्टेंस इतना लग रहा है 400 मीटर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका 400 अपॉन में टाइम, दूरी बटे समय। इसका मतलब वेलोसिटी, या वेलोसिटी नहीं बोलेंगे इसको, फिर इसको स्पीड बोला जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि फिर ये कांस्टेंट टर्म है ना, 400 तो इसका डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये, फिर 20 मीटर हो जाएगा पर सेकंड। तो इसका मतलब इस रफ्तार से ये घूम रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे रेडियस पता होनी चाहिए क्योंकि मुझे 10 थीटा निकालना है, तो इसके लिए मुझे ये पता चल गया, बढ़िया। जी का वैल्यू 10 है, ठीक है, आर मुझे मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे कि जो 400 है वो 2 पाई आर के बराबर है, इसका मतलब रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 2 पाई। इसका मतलब 200 कितना हो रहा है अपॉन में पाई। क्या ये चीज क्लियर है? कैलकुलेशन करते रहिए साथ साथ मेरे, एक सेकंड ना। ओके, अभी विजिबल है स्क्रीन के ऊपर, विजिबल है ना। चलिए देखिए, इतना आपके पास रेडियस हो गया, तो फिर डायरेक्टली हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या हो रहा है मेरे पास, v इक्वल्स टू रूट आर कितना है 200 अपॉन पाई, g का वैल्यू कितना है 10, और 10 थीटा मुझे निकालना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू तो 20 है, स्क्वायर कीजिए दोनों साइड, आंसर निकालिए। 400 इक्वल्स टू आ रहा है 200 अपॉन पाई मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 थीटा, तो ये 0 0 कट गए और इससे ये गया तो 2 हो गया, और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये पाई ऊपर आ रहा है तो 2 पाई अपॉन में 10 आ रहा है, यही आ रहा है क्या? इसका मतलब 10 थीटा की वैल्यू आ रही है 2 पाई अपॉन में 10, 2 पाई मतलब पाई 3.14 6.28, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.628।
अरे 2 पाई हो गया 6.28 अपॉन में 10 0.628, तो tan थीटा, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, आंसर आ गया कितना, tan इनवर्स 0.628। क्वेश्चन ये भी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले पर था। क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर उठाया है ताकि लास्ट मिनट में थोड़ा माइंड आपका एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, किस तरीके से पूछ रहा है। क्वेश्चन आसान है, हर क्वेश्चन 1 मिनट में किए जा सकते हैं, ये श्योर है ना, मुझे दिख रहा है कर पा रहे हैं हम भी, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। पर फिर भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। फॉर्मूले डायरेक्ट लग रहे होंगे पर थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज से घबराएंगे नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.628, ये वाला बी वाला, क्योंकि बी के ये क्लोजेस्ट पड़ रहा है 0.64, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, इसको मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे बढ़े क्या, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का मेरे पास है। क्या वीडियो लंबी हो रही है हमारी? ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इसको उठा रहे हैं फिर। A 1 kilogram stone at the end of 1 meter long string is held in a vertical circle. वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, देखते रहिए। मास कितना दिया गया है 1 किलोग्राम, ग्राम में नहीं है किलोग्राम में है, काम चल जाएगा। लेंथ कितनी है 1 मीटर, इसका मतलब रेडियस का हो या कुछ भी कहिए, 1 मीटर है स्ट्रिंग का, और वर्टिकल सर्कल मोशन हो रहा है, स्पीड u है कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड। ओके, टेंशन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, t का वैल्यू है 6 न्यूटन। तो मुझसे पूछा है कि When the stone at, ओके देखिए, ये मुझसे पूछ रहा है कि जब ये सारी कंडीशन अप्लाई हुई तो स्टोन की पोजीशन क्या होगी, क्या वो टॉप पर होगा, बॉटम पर होगा, साइड में होगा, कहां पर होगा। देखो इसने कहा टॉप पर होगा, बॉटम पर, हाफ में, या कहीं भी नहीं होगा, इनमें से कहीं भी नहीं, है ना। तो देखिए मैं सपोज कर रहा हूं कि वो किसी भी जनरल पॉइंट पर हो सकता है, मुझे नहीं पता कहां पर होगा। तो जो जनरलाइज इक्वेशन हमने अभी पढ़ी थी सर्कुलर मोशन में, उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या थी वो, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है उसके लिए, डायरेक्टली टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। इस बात के लिए कंसर्न मत होना कि अगर ये ऊपर चला गया तो एम जी तो इधर हो जाएगा, तो एम जी का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, यही तो होगा। उस टाइम पर ये कंपोनेंट अपने आप 90 से ऊपर होगा, ये माइनस होकर के अपने आप प्लस हो जाएगा, साइन को अपने आप एडजस्ट कर देगा, क्योंकि तब कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, अर्थात वो इसको सपोर्ट करेगा तो प्लस में हो जाएगा। अरे क्या बात समझ में आ रही है? छोड़िए, आपको सिर्फ इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है, बाकी खत्म, ठीक है। टेंशन कितना दे रखा है मेरे को 6, माइनस मास कितना है 1 किलोग्राम, जी कितना है 10 है, कॉस थीटा नहीं पता, इक्वल्स टू मास कितना है 1, वी कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, रेडियस कितना है इसका r इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान हो गया। इसका मतलब आपका जो एंगल है वो डायरेक्टली आपको यहीं पर दिख रहा होगा। ये मेरे पास हो जाएगा 6 माइनस 16 इक्वल्स टू कॉस थीटा, इतना ही तो हो रहा है, मल्टीप्लाई में 10 है कि नहीं, तो ये मेरे पास होगा माइनस का 10 अपॉन में 10 इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर ये -1 हो जाएगा ना, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो, कॉस पाई होता है -1, तो थीटा का वैल्यू होगा पाई। हम ये बात जानते हैं कि ये जो जनरलाइज इक्वेशन मैंने बनाई है, ये बनाई है यहाँ से, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एंगल यहाँ से मेजर किया गया है, इस वाले वर्टिकल से, बॉटम वाली लाइन जो है यहाँ से एंगल मेजर किया गया है, जब वो एकदम अपनी इक्विलिब्रियम पर होगा, छोड़ा हुआ रेस्ट पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से पाई एंगल वो घूम चुका है, और वहां पर ये पोजीशन अभी यहाँ पर होगी टॉप पर, जब ये पाई घूमेगा तो टॉप पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब आंसर जो आपका होगा अभी वो कहां पर है, अभी वो टॉप ऑफ द सर्कल पर होना चाहिए। क्या चीज ठीक है? ऑलमोस्ट जितने प्रॉब्लम सर्कुलर में बन सकते हैं आपके पास, एनर्जी कंजर्वेशन, वर्टिकल, टेंशन, वेरिएबल, एंगल, वो सब हमने कवर कर लिए। तो अगर आपके पास सर्कुलर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो उससे घबराने की बात नहीं है, एटलीस्ट हमने वो करा है तो कॉन्फिडेंस रहेगा दिमाग में, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही हम सीरीज में रख रहे हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक उठाएंगे, कोशिश करेंगे कल एनएलएम, देन वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, इन सबको भी कवर करें। इसके अलावा कोई ऐसा यूनिट अगर आपको लगता है जो थोड़ा सा टफ है, क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी आपकी शिकायत होती है, सुझाव होते हैं, उनको भी डाल सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करने के लिए हमेशा रेडी हैं। साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अपना ध्यान रखें, हेल्थी रहें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। तब तक के लिए पढ़ते रहें।